Hey guys, welcome to Musty Classes 2.0. If you are new, please hit that bell icon and subscribe. Don't forget to smash that like button and write your opinion in the comment section down below. Hope you enjoy the video और इस क्लास में सीखेंगे और मस्ती करेंगे। रोमन साम्राज्य देखा कि बड़ा बढ़िया मौका है। यहाँ का राजा सब भोग विलासी हो गया है। युद्ध ये कहीं कर नहीं रहा है, युद्ध करने का ढंग भी छूट गया है। अब बैठल सोन निकल गया है, क्या दौड़ेगा हम लोग के पीछे। मार पकड़ के इसको मारा पकड़ के इसको लतिया उतिया के इस पर कब्जा कौन कर लिया? ऑटोमन साम्राज्य। ये यूनान पर कब्जा कौन कर लिया? ऑटोमन साम्राज्य। आर्मी को बैठा कर नहीं खिलाया जाता है, कभी भी आदमी को बैठा कर नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि अगर उनको बैठा के खिलाना शुरू कर देंगे तो जिस अनुसार उनका खाना होता है 1 महीना में पेट निकल जाएगा। फिर वो जो दौड़ रहे हैं दौड़ के नहीं पाएंगे। समझ में आया? वहीं किसका हाल हो गया था? यूनान का। यूनान क्या है? तुर्की के प्रभाव में है। समझ में आया? यूनान सोचा ये बढ़िया मौका है, बड़ा कमजोर हुआ तुर्की, मार पटक के इसको निकल जाएगा। जोश खरोश में कौन निकला? अलेक्जेंडर हिस्पलांटी। बोला कि हम तुर्की को हराएंगे, हम तुर्की को क्या करेंगे? बाहर ढकेलेंगे, यूनान से बाहर हम भगाएंगे तुर्की को। इस प्रकार महात्मा गांधी आए थे बुढ़ऊ। अरे महात्मा गांधी कहाँ आए थे? भारत में, और बोले हम अंग्रेजों को भगाएंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझ में आया? उसी प्रकार ये भी आए, बोले तुर्कियों क्या छोड़ो, यूनान छोड़ो। समझ में आया? कौन ले आए? अलेक्जेंडर हिस्पलांटी। कब आए थे? 1800। जय हिंद। पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे? हिस्ट्री का पहला चैप्टर राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद? अपने देश के प्रति सोचना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अपने देश के विकास के बारे में सोचना, अपने देश के अच्छाई के बारे में सोचना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और जो व्यक्ति ये सब सोचता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। इसका शुरुआत यूरोप में हुआ था, और यूरोप में कौवीं शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का मतलब समझ में आता है क्या होता है? शताब्दी समझ में नहीं आता है? अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? अभी कौन सा ईयर बताइए, कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। अभी ईयर चल रहा है 2023। अब देखिए 2023 का मतलब कौन कौन बता सकता है? देखिए ये इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, पहला 2 अक्षर और दूसरा 2 अक्षर। पहला 2 अक्षर मतलब 20। क्या है? 20। ये 20 ये बता रहा है कि 20 को शताब्दी क्या हो चुका है? बीत चुका है। और कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं। अरे जब 20 को बीत गया है तो कौआ चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। और जो आगे जगह जो 23 लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि जो 21वीं शताब्दी चल रहा है उसमें भी कितना साल बीत चुका है? 23 साल क्या हो चुका है? बीत चुका है। कोई दिक्कत? वहीं अगर हम यहाँ पे 2023 की जगह पे 2123 कर दें, मतलब आज से 100 साल बाद चले जाए तो क्या कहलाएगा? शताब्दी मतलब होता है 100। शताब्दी मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ पे कहेगा कि 21वीं शताब्दी क्या हो चुका है? बीत चुका है। और 22वीं शताब्दी चल रहा है, और 22वीं शताब्दी में भी कितना साल बीत चुका है? 23 साल बीत चुका है। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर हम सन 2000 लिखते हैं तो सन 2000 का मतलब क्या हुआ? 2 भाग में बांटिए, यानी 20 को शताब्दी क्या हो चुका है? बीत चुका है। और अभी कौवीं शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी। इसमें अभी कितना साल बीता है? 0 साल, यानी अभी जस्ट आया है, नया आया है। समझ में आया? तो बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? क्रांति कब हो रहा है? 1789। किसमें हो रहा है? 1789 में। लेकिन सफलता कब मिल रहा है उन लोगों को? 1848 में जाकर। समझ में आया? आखिर फ्रांस स्वतंत्र कब हो रहा है? 1848 में जाकर स्वतंत्र हो रहा है, वहाँ पे गणतंत्र आ रहा है। जब लुई फिलिप को मार के कहाँ भगा दिया गया है? इंग्लैंड। तब वहाँ पे क्या हो रहा है? स्वतंत्रता आ रहा है। तो क्या हम ये शुरू को मान लेंगे कि वो राष्ट्रवाद की भावना है? नहीं, जब वो सफल हो जाएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ राष्ट्रवाद की भावना के तहत वो लोग क्या हो गए? सफल हो गए। तो फिर हम कहेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना अब पनपी कहाँ से थी? तो पनपी कहाँ से थी? तो यूरोप में भी कहाँ से? तो फ्रांस में। कौवीं शताब्दी में तो 1848 में। देखिए 2 भाग में बांटिए। ये पहला बता रहा है कि 18 शताब्दी क्या हो चुका है? बीत चुका है। कौवीं शताब्दी चल रहा है? 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी में भी कितना साल बीत चुका है? 48 साल क्या हो चुका है? बीत चुका है। इसका मतलब कौवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी? 19वीं शताब्दी में। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। और जैसे फ्रांस स्वतंत्र होगा उस वैसे ही क्या हो जाएगा? अगल बगल का इटली, जर्मनी, ये सब लोग एकीकरण का बात करना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। क्योंकि इनको कहेंगे कि जब फ्रांस एक हो सकता है और फ्रांस क्या हो सकता है? आगे बढ़ सकता है एकीकरण करके, तो इटली और जर्मनी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? तो इसमें बाधा कौन लड़ाएगा? ऑस्ट्रिया में कौन रहता है? मेटरनिक आके बाधा लड़ाएगा। और जब बाधा लड़ाएगा तो इसमें आएंगे बिस्मार्क, मेजनी, ये मुख्य क्या हो जाएंगे? गैरीबाल्डी, ये सभी लोग आकर क्या करेंगे? एकीकरण का शुरुआत करेंगे। और इसमें मेटरनिक कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो दिक्कत है। तो 19वीं शताब्दी में किसका शुरुआत हुआ था? राष्ट्रवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था?
यूरोप से हुआ था। यूरोप में भी कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। कोई दिक्कत है 19वीं शताब्दी में? शताब्दी में अब किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, लुई 16वां को क्या कर दिया गया? गिलोटीन पे चढ़ा के काट दिया गया। और उसकी पत्नी मेरी अंतोइनेट को भी क्या कर दिया गया? निपटा दिया गया। जो बोल रही थी रोटी नहीं है तो केक खा लो। हाँ, यही है लुई 16वां। समझ में आया? इसको देखिए कैसे अंदर गिलोटीन पे चढ़ा के और काट के गर्दन लटका दिया गया है। दिखाई दिया? चलिए, तो 1789 की क्रांति का मुख्य कारण किसको माना जाता है? तो राजनीतिक कारण भी था। समझ में आया? बहुत लोग वहाँ पे राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था क्योंकि लोग पूर्ण रूप से क्या हो चुके थे? पिछड़े हो चुके थे। सामाजिक कारण भी था क्योंकि समाज में तरह तरह की बुराइयाँ फैली हुई थी। समझ में आया? समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बौद्धिक कारण भी था, जिसमें कौन से? बौद्धिक कारणों में जो साहित्य वगैरह लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? दार्शनिक। तो दार्शनिकों ने क्या किया? बौद्धिक कारण बताया। इस तरह से फ्रांस में क्या हुआ? लुई 16वां का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। इसमें पूरा आपको सुधार वगैरह बता दिए थे। लुई कौन कौन सा काम किया गया था? नेशनल असेंबली का स्थापना किया गया। इसे मुख्य रूप से कई वो काम। सामंतवाद क्या होता है? जब सामंतवाद वो होता है जिसमें जमींदार क्या हो जाए? किसानों से ज़्यादा हक लेकर बैठ जाए। समझ में आया? किसानों का अधिकार क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? वो क्या होते हैं? जब लोग छोटे छोटे नौकरी और क्या कहते हैं बिजनेस के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मध्यम वर्ग कहेंगे। सर्वहारा वर्ग जो सभी जगह से हारे हुए हैं, यानी मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ये सब किस में आएंगे? सर्वहारा वर्ग में आएंगे। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब एक शक्तिशाली राज्य जबरदस्ती किसी अन्य कमजोर राज्य पे क्या कर ले? कब्जा कर ले, तो उसे क्या कहेंगे? साम्राज्यवाद। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1700 कितना में 69 में उसका जन्म हुआ और 21 वर्ष की उम्र में ये कहाँ घुस गया? राजनीति में प्रवेश कर गया, फ्रांस की राजनीति में। और 1804 में क्या बन गया? राजा बन गया। और राजा बनते ही पुराना नियम कानून को खत्म करके अपना नया नियम कानून जिसे क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता कहते हैं। अब ये नेपोलियन संहिता में बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य किया था। विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, शिक्षा का शुरुआत कर दिया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, यातायात को सुगम कर दिया, जितना आर्थिक व्यवस्था था उसको क्या किया? सुगम बनाने का प्रयास किया, महंगाई को कम करने का प्रयास किया। तो ये नेपोलियन कैसा राजा था? बढ़िया राजा था। ये राष्ट्रवाद के लिए क्या कर रहा था? तरह तरह के नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करता था कि ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरा जा सके, ताकि देश का विकास क्या हो? तेजी से हो। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हम जब भी सोचेंगे तो अपने देश के बारे में क्या करेंगे? सोचेंगे। और जब देश के बारे में सोचेंगे तो देश का विकास तो ऑटोमेटिक होगा। अब बताइए, क्या हमारे अकेले के सोचने से देश का विकास हो जाएगा? नहीं। अगर हम सभी व्यक्तियों के अंदर अपने जैसा भावना को भर दें, सभी व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भर दें, तो इसका मतलब सभी व्यक्ति किसके बारे में सोचेंगे? देश के बारे में सोचेंगे। तो देश का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए जगह जगह पे क्या कर रहा था? नुक्कड़ नाटक का प्रयोग, जिसे रूमानीवाद भी कहते हैं, उसका प्रयोग कर रहा था। मध्यम वर्ग का उदय हो गया। इस तरह से क्या हो गया? जगह जगह क्या होने लगा? राष्ट्रवाद की भावना भरे जाने लगी। उदारवादी क्या राष्ट्रवाद क्या होता है? अलग तरह के विचारधारा ये लोग रखते थे। इन लोगों का कहना था कि गरीब और अमीर क्या होना चाहिए? भेदभाव मिट जाना चाहिए। मतलब ज़्यादा गरीब भी नहीं और कोई अमीर भी न रहे, सब लोग एक समान रहे। आर्थिक रूप से उदारता पे क्या करते थे? बल देते थे। और मुक्त व्यापार के लिए इन्होंने जेलवेराइन संस्था का गठन कर दिया, जो व्यापारियों के हितों के लिए क्या करता था? प्रयास करता था। तो दिक्कत है इसमें। तो 1834 में प्रसा ने इसका क्या किया था? गठन किया था। और इसमें कहा गया था कि हम लोग क्या करेंगे? यातायात जो मतलब अलग अलग का जो टैक्स है, सीमा शुल्क है, उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, जब ये नेपोलियन ये सब कार्य कर रहा था तो जनता उसका बहुत तारीफ कर रहा था, ये बढ़िया है। अगल बगल का जनता भी तारीफ करने लगा। फ्रांस के अलावा जर्मनी का, इटली का, ये सब का भी जनता क्या करने लगा? उसका तारीफ करने लगा। अब उसको ये मतलब ब्रिटेन वगैरह का भी जनता इसका क्या करने लगा? तारीफ। अब ये इसको घमंड हो गया कि चलते हम सबका उद्धार करते हैं, भगवान हमको सबका उद्धार करने के लिए भेजा है। समझ में आया? अरे भाई, फ्रांस का राजा हो, फ्रांस में रहो चुपचाप। लेकिन सबका उद्धार करने के लिए चला गया। जर्मनी को धो धा के रद्द कर दिया, इटली को भी धो धा के रद्द कर दिया। अब ब्रिटेन को धोने गया तो ब्रिटेन ही नहीं को धो दिया। समझ में आया? तो ब्रिटेन, रूस, इटली, जर्मनी, ये सब मिलकर किसको धो दिए? फ्रांस को। अब बताइए, फ्रांस जीत पाएगा? नहीं। तो 1815 में हुआ वाटरलू का युद्ध। इसमें कौन कौन थे? देखिए, रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब की सेना। और नेपोलियन यहाँ पे क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण किया तो इसको क्या किया गया? वियना का संधि कराया गया। और वियना का संधि का अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिक। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और इसके बाद से इसको कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया। और 1821 में 52 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे इसकी मृत्यु हुई, यहाँ पे अब कौन आ जाएंगे? वीना सम्मेलन। अब फिर वीना सम्मेलन के तहत क्या क्या किया गया? इटली को 300 छोटे छोटे भाग में फिर तोड़ा जाएगा। कहा जाएगा ये सब एक कुछ नहीं होगा। नेपोलियन जितना काम किया था सब रद्द कर दो। नेपोलियन जैसा जितना तक अभी तक हो चुका है, यानी 1815 से 1789 से 1815 तक जितना भी कार्य हुआ है उसको यहीं तक क्या कर दिया जाए? स्टॉप कर दिया जाए। आगे अब ऐसा कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। यूरोप में विकास का कार्य को रोक दिया गया।
समझ में आया। मेटरनी का कहना था कि जनता में शासन करो लेकिन उनका भलाई मत करो, समझ में आया। तो शिक्षा व्यवस्था को और चौपट कर दिया, स्कूलों में जासूस लगा दिया, तरह तरह के क्या लगा दिए गए, पाबंदी लगा दिए गए। यूरोप का विकास का कार्य क्या हो गया, रुक गया। नेपोलियन के समय में जिस तरह से यूरोप विकास कर रहा था उसका विकास का कार्य को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। जैसे का तैसे क्या हो गया, रुक गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद से राजा कौन बना, लुई 18वां। लुई 18वां मेटरनी का बात भी मानता था और जनता का बात भी मानता था, क्योंकि इसको डर था कि हमारे दादाजी को किससे गिलोटिन पर चढ़ा के काट दिया था सब अगर कहीं से गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझ में आया। तो ये दो धारी तलवार से खेल रहा था, लेकिन ये बेचारा क्या कीजिएगा, जब क्या होता है, जब मेटरनी के बारे में बता दिए हैं, ये घोर प्रतिक्रियावादी है। जब किस्मत खराब होता है तो उन पर बैठे आदमी को भी क्या काट लेता है, कुत्ता काट लेता है। वही हाल हुआ इसके साथ। 1815 में राजा बना, 24 में मर गया। अब जनता फिर त्राहिमाम करने लगी कि ये को बढ़िया तो नहीं था, लेकिन फिर भी तो जनता के लिए तो बढ़िया था। मेटरनी से तो बहुत अच्छा था कि दोनों तरफ से क्या करता था, सामंजस्य करके चलता था। तो दिक्कत है, ये कोऑपरेट करके चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसका मृत्यु हो गया। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, कहाँ गए, इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 1815 में इसका क्या, 24 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और फिर एक नया सम्राट बना जिसका नाम क्या था, चार्ल्स दशम था। ये फिर रूढ़िवादी का अति कर दिया, समझ में आया। उधर मेटरनी पूरा अति किया हुआ था कि यूरोप में किसी प्रकार का विकास का कार्य क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी में मेजनी आ गए। मेजनी बोले हम हर तरह का विकास का कार्य करेंगे, जो रोकेगा उसके लिए हम ये करेंगे। वो मतलब तरह तरह के, उनका एक संस्था था, संस्था का नाम बताइए, किस संस्था से संबंधित है वो, कार्बोनेरी गुप्त संस्था था। उससे वो क्या थे, संबंध रखते थे, और उससे तरह तरह के वो क्या करते थे। उसी में एक जनता आंदोलन भी चला दिया। 1930 में क्या चला दिए, जनता आंदोलन। और यंग इटली और यंग यूरोप का क्या कर दिया, स्थापना कर दिए, समझ में आया। तो मेजनी क्या मेटरनी से डरते थे, नहीं, वो यूरोप के राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए क्या हुए, आगे आए। और मेटरनी को इग्नोर करते हुए क्या हुए, नागरिक आंदोलन को चला दिया। तब तक इधर 1824 में लुई 18वां क्या हुआ, मारा गया। और राजा कौन बना, चार्ल्स दशम। ये तरह तरह का नियम कानून ला रहा था, चर्च की शक्ति को बढ़ा रहा था, समझ में। पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री बना दिया, वो और कट्टरवादी आदमी था, समझ में आया। और 25 जुलाई 1830 को 4 नियम ला दिया, समझ में आया। और जैसे ही 4 नियम लाया, उधर नागरिक आंदोलन कौन चला चुके थे, मेजनी। वो नागरिक आंदोलन और ज़्यादा तीव्र रूप ले लिया। और वो नागरिक आंदोलन किसमें बदल गया, 1830 का यूरोपीय क्रांति में बदल गया। और 1830 में क्या हो गया, फ्रांस में क्रांति हो गया। और 26 जुलाई 1830 को पूरी जनता क्या आ गई, सड़क पे आ गई। 3 दिन तक ये क्रांति चला, जिसे गौरवपूर्ण दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौरवशाली दिन कहा जाता है। इतिहास में, यूरोप के इतिहास में से क्या कहा जाता है, गौरवशाली दिन कहा जाता है। और इस तरह से 31 जुलाई को चार्ल्स दशम कहाँ भाग गया, इंग्लैंड, क्योंकि वो भी डर गया था कि हमको भी गिलोटिन पे चढ़ा के काट देगा सब समझ में आया। चुड़ैलों का धावा एक बार फिर हो जाएगा। और इस तरह से बुर्बो राजवंश का क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आयरलैंड वंश का स्थापना हुआ, जिसका राजा कौन था, लुई फिलिप, समझ में आया। लुई फिलिप भी बढ़िया आदमी था, समझ में आया। लुई फिलिप भी आया तो बढ़िया से कार्य कर रहा था, लेकिन नहीं होता, आदमी रहते रहते एक जगह क्या हो जाता है, थोड़ा सा ढिठा आ जाता है। वहीं हो गया इसके साथ, समझ में आया। 1848 तक ही बढ़िया काम किया। 1848 तक कैसा काम किया, बढ़िया काम किया। लेकिन 1848 में ये पूंजीपति वर्ग का क्या करने लगा, खुलकर साथ देने लगा। बोला जो भी है कौन है, पूंजीपति वर्ग। हमको सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आ रहा है, पूंजीपतियों से आ रहा है। तो ये पूंजीपति वर्ग का खुलकर क्या करने लगा, मदद करने लगा। अब पूंजीपति वर्ग भी एकदम ढिठा गए कि राजा हमारा तो मित्र है, राजा हमको क्या बोलेगा। लगे मजदूरों पर क्या करने, अत्याचार करने। और इसी मजदूरों पर अत्याचार करने की वजह से यूरोप में देखिएगा, आपका जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में आएगा समाजवाद और साम्यवाद, जिसमें मजदूरों के लिए हितों का चर्चा किया जाएगा। देखिएगा, समझ में आ रहा है। पहला चैप्टर से लिंक है आपका दूसरा चैप्टर, क्योंकि अब देखिए पूंजीपति वर्ग का क्या हो गया है, उदय हो गया है। और पूंजीपति वर्ग क्या लगाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएंगे, बड़े बड़े कल कारखाने लगाएंगे। और उसमें कार्य करने के लिए कौन आएंगे, मजदूर आएंगे। और उन मजदूरों के ऊपर अत्याचार होगा। और उन मजदूरों के अत्याचार को रोकने के लिए कौन आएंगे, कार्ल मार्क्स आएंगे, समझ में आया, रॉबर्ट ओवेन आएंगे। तो ये सभी लोग आपके दूसरा चैप्टर में आएंगे। तो इससे इसको लिंक करके रखिएगा, नहीं तो फिर पहला चैप्टर जिसका गया उसका दूसरा चैप्टर भी गया, तो दिक्कत है। क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद का मतलब ये होता है कि कोई भी ऊंच नीच का भाव ना रहे, ना कोई मालिक रहे, ना कोई मजदूर रहे, सभी लोग कैसे रहे, एक समान रहे। तो इसी में आपके कार्ल मार्क्स आएंगे, तो दिक्कत है। तो लुई फिलिप क्या करने लगा, मजदूरों पर शोषण करने लगा, मजदूरों का अत्याचार करने लगा। लुई फिलिप नहीं कर रहा था, उसके जो पूंजीपति वर्ग थे वो लोग कर रहे थे। तो दार्शनिक लोग जाकर पूंजीपतियों को रोके। पूंजीपति बोले भागे, जैसे चाचा हमारे विधायक हैं मतलब हमारा संबंध किसके साथ है, राजा के साथ है, तुम आएगा हमको रोकने। तो दार्शनिक लोग किसके पास गए, राजा के पास गए। राजा भी इनका बात नहीं सुना। बस दार्शनिक लोग क्या किए, राष्ट्रवाद की भावना फूंके। और यहाँ मजदूरों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। किसका, लुई फिलिप का। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, समझ में आया। और लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री बनाया तो आंदोलन थोड़ा देर के लिए शांत हो गया। लेकिन गीजो क्या किया, गोली चलवा दिया। तो ये आंदोलन और ज़्यादा क्या हो गया, भड़क गया। और जैसे आंदोलन भड़का, लुई फिलिप 24 फरवरी को क्या भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। और फ्रांस में क्या आ गया, गणतंत्र आ गया।
और गणतंत्र आ गया तो 21 बोला कि अब 21 साल से अधिक जितने भी लोग हैं उन सबको क्या दिया जाता है, मताधिकार दिया जाता है। यानी अब आप लोग मत डालकर अपना राजा चुनिएगा या अपना प्रधानमंत्री चुनिएगा और 5 साल तक वो देखिएगा कैसा कार्य कर रहा है, बढ़िया कार्य करेगा तो अगला साल फिर चुनिएगा, नहीं करेगा तो किसी और को चुनिएगा। तो बताइए क्या कभी वहाँ पे आंदोलन क्रांति होगा? नहीं। तो इस तरह से फ्रांस क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना के तहत क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। और वहाँ पे क्या आ गया, गणतंत्र यानी जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। क्या आ गया, जनता का शासन। तो दिक्कत है इसमें। तो ये आपका जो कल वाला क्लास था उसका रिवीजन 1848 के बता दिए पूरा। अब यूनान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यूनान में क्या हुआ था आपको बताए थे। यूनान का भी नया नाम क्या है, ग्रीस। क्या नाम है, ग्रीस। चक्का में वाला ग्रीस नहीं जो डाला जाता है इधर उधर, वो वाला ग्रीस नहीं, समझ में आया। ग्रीस नाम है, क्या है, नाम है। यहाँ पे आपको तुर्की दिख रहा होगा, तुर्की दिख रहा है। तुर्की के बगल में आपको ग्रीस मिलेगा, ये है तुर्की। और तुर्की के बगल में आपको क्या मिलेगा, ग्रीस, जिसका पुराना नाम क्या था, यूनान। क्या नाम था, यूनान। तो पहले इसका नाम था यूनान, समझ में आया। अभी इसका नाम ग्रीस हो गया है। और ये तुर्की, तुर्की का नाम अभी तुर्कीये हो गया है। क्या हो गया है, तुर्कीये हो गया है। अभी पिछला साल चेंज कराया अपना नाम, समझ में आया। जिस तरह से अभी भारत और इंडिया चल रहा है, इंडिया का नाम क्या कर दिया जाएगा, भारत कर दिया जाएगा। उसी प्रकार तुर्की का नाम तुर्कीये हो गया है, समझ में आया। जैसे नहीं आदमी बुलाता है, सुन रहे इस तरह से, तो तुर्कीये ये हो गया है। तुर्की का नाम क्या हो गया है, तुर्कीये। काहे, क्योंकि तुर्की कहने पे एक आता है, एक अजीब टाइप का मुर्गा आता है। तुर्की अगर आप गूगल में मारिएगा तो इसका देश नहीं आएगा। एक मुर्गा आता है और मुर्गा को अमेरिका वाला भूज के खा जाता है सब समझ में आया। और तुर्की का मतलब एक मतलब ऐसी भी होता है, बुद्धू टाइप का आदमी, नहीं तो बुड़बक नहीं था, बाघ बुड़बक, तो उसको तुर्की कहा जाता है। तो बोला कि जाए, तो हमारा नाम तब गलत नाम रखा गया है। तुर्की का मतलब क्या होता है, बुड़बक होता है। और तुर्की के नाम पे एक मुर्गा भी है जिसको अमेरिका वाले भूज के खा जाते हैं। तो ये अपना नाम क्या हो गया, बदल दिया। तो दिक्कत, तो अब पुराना नाम इसका क्या था, तुर्की। तो ये जो तुर्की और यूनान, चलिए तुर्की और यूनान का हम लोग कहानी क्या करते हैं, समझते हैं। यूनान में आखिर स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ। यूनान भी क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। किसका गुलाम हो गया था, तुर्की का गुलाम हो गया था। किसका, तुर्की का। देखिए तुर्की कितना बड़का और यूनान कितना छोटा है, समझ में आया। यूनान छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा क्या था, समृद्ध था। क्या था, समृद्ध था। पठन पाठन में सबसे ज़्यादा आगे कौन था, यूनान था। यहाँ पे तुर्की के लोग, यहाँ बुल्गारिया, रोमानिया, इधर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ के लोग यहाँ पे आते थे। कहाँ पे, यूनान में। और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाके अपने देश का क्या करते थे, विकास करते थे। इसका मतलब यूनान बहुत ही ज़्यादा क्या था, समृद्ध था। और शिक्षा में बहुत ज़्यादा क्या था, आगे था। और जब शिक्षा में आगे रहेगा तो उसका विकास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, समझ में आया। तो यूनान बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा था, समृद्ध। और जब समृद्ध होते जा रहा था तो यहाँ का जो राजा महाराजा थे वो भोग विलासी होते चले गए। भोग विलासी समझते हैं ना, किसी पे कोई ध्यान नहीं देना है, सब अच्छा चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। आदमी आराम से भोग विलासी होते चला गया यहाँ का राजा। और जब यहाँ का राजा भोग विलासी होते चला गया तो यहाँ तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य। यह ऑटोमन साम्राज्य देखा कि बड़ा बढ़िया मौका है, यहाँ का राजा सब भोग विलासी हो गया है, युद्ध कहीं कर नहीं रहा है, तो युद्ध करने का ढंग भी छूट गया है। अब बैठल बैठल तोड़ निकल गया है, क्या दौड़ेगा हम लोग के पीछे, मार पकड़ के इसको मारा पकड़ के इसको लतिया उतिया के इस पर कब्जा कौन कर लिया, ऑटोमन साम्राज्य। तो बताइए यूनान पर कब्जा कौन कर लिया, ऑटोमन साम्राज्य। अब ऑटोमन साम्राज्य जैसे यूनान पे कब्जा किया, यूनान के राजाओं का नींद खुला। ये हम लोग क्या कर दिए, हम लोग को भोग विलासी नहीं होना चाहिए था, समझ में आया। कभी आप सुने हैं कि इंडियन आर्मी भोग विलासी हो गई, नहीं। आर्मी को कभी भी चैन से बैठा ही नहीं दिया जाता है। कुछ नहीं होगा ना तो धूप में क्या करेगा, ये को पाल उसी तरह से डाल देगा, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर से पाल डालेगा, इसके अंदर सामान है, रखवारी करते रहना, कोई इसको उठाना नहीं चाहिए, बैठ कर रखवारी कर रहा है। बाद में पाल मोड़ ले जाकर रख देगा। जा कहा था जी, चुपचाप जाओ, रूम में जाओ ऐसे होता है, समझ में आया। कभी भी आर्मी को बैठा कर नहीं खिलाया जाता है, कभी भी आर्मी को बैठा कर नहीं खिलाया जाएगा। क्योंकि अगर उनको बैठा के खिलाना शुरू कर देंगे तो जिस अनुसार उनका खाना होता है 1 महीना में पेट निकल जाएगा, फिर वो जो दौड़ रहे हैं दौड़ के नहीं पाएंगे, समझ में आया। वहीं किसका हाल हो गया था, यूनान का। बैठ कर खाना शुरू कर दिया। अरे भाई तुम देश के राजा हो, तुम्हारे देश के सिपाहियों को तुम अपने क्या करते रहो, ट्रेनिंग देते रहो। हर समय देखिएगा हम लोग हर समय युद्धाभ्यास करते रहते हैं। युद्धाभ्यास का मतलब होता है युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं कि अगर युद्ध होगा तो हम कैसे पटक के मारेंगे समझ में आया। कभी अमेरिका के साथ, कभी जापान के साथ, कभी फिलिस्तीन के साथ, समझ में आया। ऐसे हम लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, युद्धाभ्यास करते रहते हैं, समझ में आया। तो ये किस लिए युद्धाभ्यास होता है, ताकि सैनिकों के अंदर जो एनर्जी है वो बना रहे। सैनिक हमेशा क्या रहे, फुर्तीले रहे, ना कि आलसी हो जाए और एक जगह सूते रहे, समझ में आया। तो ये कौन कर रहे थे, यूनान वाले लोग। यूनान वाले लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य इनके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया।
और जब कब्जा किया तो इनका नींद खुला, बोला ये तो गड़बड़ बात हो गया, हम लोग के ऊपर किसका कब्जा हो गया है, तुर्की का कब्जा। और तुर्की था बरियार आदमी। अरे तुर्की कैसा देश था, बरियार, बरियार समझते हैं ना, मजबूत, समझ में आया, मजबूत राष्ट्र था। अब तुर्की मजबूत राष्ट्र था तो यूनान के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा। तो कहा यूनान इनसे स्वतंत्र हो जाएंगे, इतना जल्दी तो स्वतंत्र नहीं होंगे, मजबूत है तभी तो कब्जा कर लिया, समझ में आया। अब ये लोग लगे बेचारा, ये सब क्या होने लगा, पछताने लगा कि क्या से क्या हो गए, देखते देखते कैसे थे और कैसे हो गए समझ में आया। तो ये लोग क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे। तभी इसमें क्या हुआ, तुर्की क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। तुर्की क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। यूनान के जो दार्शनिक थे वो राष्ट्रवाद का भावना भरना शुरू कर दिए, समझ में आया। यूनान के जो दार्शनिक थे वो राष्ट्रवाद का भावना क्या करने लगे, फूकने लगे। कहाँ पे, यूनान में, कि आप लोगों के ऊपर तुर्की शासन कर रहा है। तुर्की कहाँ है आपके लोग, आप, ये आपका अपना देश है, समझ में आया, इस पर अधिकार आपका होना चाहिए। तो ये दार्शनिक लोग वहाँ पे क्या भरने लगे, राष्ट्रवाद की भावना भरने लगे। तभी 18वीं शताब्दी में तुर्की क्या हो गया, कमजोर हो गया। और इतना ज़्यादा कमजोर हो गया कि उसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, समझ में आया। क्वेश्चन पूछता है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को। और एशिया का मरीज चाइना को, समझ में आया। एशिया का मरीज किसे कहा जाता था, चाइना को। तो ये जो तुर्की है, तुर्की इतना ज़्यादा कमजोर हुआ कि इसको क्या कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज। क्या कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज। अब यूरोप का मरीज जब इसको कहा जाने लगा तो इसका फायदा कौन उठाएगा, यूनान। कौन उठाएगा, यूनान, क्योंकि यूनान क्या है, तुर्की के प्रभाव में है, समझ में आया। यूनान सोचा ये बढ़िया मौका है, बड़ा कमजोर हुआ तुर्की, मार पटक के इसको निकल जा बाहर, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब इसका फायदा कौन उठा लिया, यूनान। और यूनान ने क्या किया, हिटोरिया फिलाइट नामक एक गुप्त संस्था का क्या कर दिया, गठन कर दिया। संस्था का नाम क्या है, हिटोरिया फिलाइट। क्या नाम है, हिटोरिया फिलाइट। तो हिटोरिया फिलाइट नामक एक गुप्त संस्था का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इसका प्रभाव यूरोप के बाहर भी पड़ रहा था। ये संस्था एक गुप्त संस्था था, लेकिन इसका प्रभाव पूरा यूरोप में भी क्या हो रहा था, पड़ रहा था, समझ में आया। और इसमें क्या हुआ, इसी में मौका मिला और लड़ाई लड़के तुर्की से स्वतंत्र होने के लिए लोग क्या किए, योजना बनाए कि हिटोरिया फिलाइट नामक एक संस्था बनाते हैं और तुर्की से लड़ाई लड़के, क्योंकि वो तो अभी क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। इतना कमजोर हो गया है कि उसको क्या बोला जा रहा है, यूरोप का मरीज बोला जा रहा है। और यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं, वाटरलू। वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था, वाटरलू के मैदान में हुआ था, 1815 में हुआ था, समझ में आया। तो इससे ये लोग क्या होने लगे, बोले कि हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी में 1821 में एक यूनान से एक आया, कौन आया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर हिस्प्लांटी। क्या नाम था, अलेक्जेंडर हिस्प्लांटी। ये मतलब पूरा जोश खरोश में आया कि अब हम तुर्की को बर्बाद कर देंगे। यूनान पे उसका इतना हिम्मत, यूनान पे कब्जा करेगा, समझ में आया। तो सबसे जोश खरोश में कौन निकला, अलेक्जेंडर हिस्प्लांटी। बोला कि हम तुर्की को हराएंगे, हम तुर्की को क्या करेंगे, बाहर ठकेलेंगे, यूनान से बाहर हम भगाएंगे तुर्की को। जिस प्रकार महात्मा गांधी आए थे बुढ़ऊ अरे महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत में, और बोले हम अंग्रेजों को भगाएंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, समझ में आया। उसी प्रकार ये भी आए, बोले तुर्कियों क्या छोड़ो, यूनान छोड़ो समझ में आया। कौन आए, अलेक्जेंडर हिस्प्लांटी। कब आए थे, 1821 में। किस संस्था के तहत में आए थे, हिटोरिया फिलाइट, समझ में आया। लेकिन तुर्की के खिलाफ यह क्या कर दिए, आंदोलन छोड़ दिया। तुर्की के खिलाफ यह क्या कर दिए, आंदोलन शुरू कर दिए कि तुर्की यूनान से कहाँ चल जाओ, बाहर चल जाओ, क्योंकि तुर्की क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो क्या तुर्की इन लोगों से जीत पाएगा, नहीं। लेकिन इसका भनक किसको लग जाता है, मेटरनिक को लग जाता है। तुर्की चल जाता है किसके पास, मेटरनिक के पास। और मेटरनिक तो पता ही है, जनता का भलाई मत करो, समझ आया। अब मेटरनिक क्या बोला, रूस से कहा कि रूस तुम तुर्की का मदद करो। तुम किसका मदद करो, तुर्की का मदद करो। देखिए यहाँ पे मैप दिखा रहे हैं, जस्ट रूस है, देखिए यहाँ पे रूस है। ये कौन सा है, यूक्रेन के जस्ट बगल में कौन है, रूस। अभी उसका युद्ध भी चल रहा है यूक्रेन से, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। ये रूस है, ये क्या है, रूस है, बड़का है रूस। आपको वहाँ मैप में दिख रहा होगा, बड़का रूस है, समझ में आया। उसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है रूस का, समझ में आया। तो ये रूस पहले देखिए, पहले ये पूरा रूसे में था। ये यूक्रेन जो था, ये यूक्रेन पहले किसका था, रूसे का था। बाद में ये अलग हुआ, 1991 में ये अलग होकर यूक्रेन बना है। यानी रूस का सीमा यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब रूस यहाँ से तुर्की का मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। और ये किसको संदेशा भेजा होगा, ऑस्ट्रिया को। किसको, ऑस्ट्रिया को। यहाँ ऑस्ट्रिया है, देख ऑस्ट्रिया दिखाई दिया, ये ऑस्ट्रिया है। यहाँ पे कहानी को बढ़िया समझिएगा, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये यूनान हो गया, नाम लिख देते हैं सबका। ये ऑस्ट्रिया है, क्या है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है ना, ये यूनान है, ये तुर्की है, ये क्या है, रूस है, समझ में आया। पहले कहानी समझिएगा। इधर क्या हुआ है, यूनान से 1821 में एक नागरिक निकला है जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर हिस्प्लांटी। वो पूरा जोश खरोश में निकला है कि हम तुर्की को क्या करेंगे, बाहर ठकेलेंगे, क्योंकि तुर्की अभी क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। किस संस्था के तहत,
हिटोरिया फिलाइट, हिटोरिया फिलाइट संस्था में से कौन निकला? अलेक्जेंडर हिस्पलांटी। बोला हम तुर्की को क्या करेंगे? बाहर भगाएंगे। और तुर्की को बाहर भगाने के लिए ये क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन शुरू किया तो इसका भनक किसको लग गया? मेटरनिख को। मेटरनिख को भनक कैसे लगा? यहाँ है तुर्की, कौन है? तुर्की। जब तुर्की देखा कि हमारे खिलाफ यूनान में क्या हो चुका है? आंदोलन छिड़ चुका है, तो तुर्की किसको खबर किया? मेटरनिख को। ऑस्ट्रिया में खबर किया कि मेटरनिख देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया है। इसका मतलब अगर ये सब स्वतंत्र हो गया तो फिर यूरोप कहाँ बढ़ने लगेगा? आगे बढ़ने लगेगा। और मेटरनिख का कहना था कि यूरोप को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो यहाँ ऑस्ट्रिया तुरंत संदेश किसके पास भेजा? रूस के पास। तो रूस नहीं चाह रहा था कि किसका मदद करे? तुर्की का मदद करे, लेकिन जबरदस्ती बोला नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा? बुरा प्रभाव देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो रूस बोला चलो मदद करिए देते हैं। तो रूस किसका मदद कर दिया? तुर्की का मदद कर दिया। समझ में आया? और जब तुर्की का मदद किया तो तुर्की रूस के सहयोग से इस आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। इस आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। अलेक्जेंडर हिस्पलांटी को पकड़ा और बोला इधर आओ तुमको प्लांटी बनाते हैं। समझ में आया? और इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अलेक्जेंडर हिस्पलांटी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। इसका पता मेटरनिख को चल गया और रूस के जार ने तुर्की का क्या कर दिया? मदद कर दिया। और इस आंदोलन को वहीं पे क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तो बताइए क्या यूनान स्वतंत्र हो पाया? नहीं। अलेक्जेंडर हिस्पलांटी क्या हो गए? बंदी बन गए। लेकिन यूरोप ने यूनान का क्या कर दिया? मदद कर दिया। यूरोप में जितने भी देश थे सभी यूरोप वासियों ने किसका मदद कर दिया? यूनान का मदद कर दिया। बोला यूनान, अब आप बताइए, आप लोग जैसे इस संस्था से जितने बच्चे भी पढ़ के निकले हुए हैं, अगर इस संस्था पे कुछ अगर क्या आता है, कोई अगर मुसीबत आता है तो वो बच्चे खड़ा हो जाएंगे कि नहीं खड़ा हो जाएंगे? हो जाएंगे। भाई संस्था से हम पढ़े हुए हैं, ऐसे कैसे कोई कुछ बोल देगा? इसको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार देखिए यूनान को आप बताए थे, यूनान से एक पढ़े लिखे दार्शनिक वहाँ से निकले थे। और यूनान पर जब संकट आएगा तो वो लोग कहेंगे बालू तो तो हमारा स्कूल है, वहीं से हम पढ़ लिख के निकले हैं, तो वो लोग इसका मदद करने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ये हमारा स्कूल है भाई, हमारा स्कूल के ऊपर कैसे कोई जेसीबी चला देगा? समझ में आया? तो ऐसे ही जब यूनान के ऊपर संकट आया तो पूरे यूरोप वासियों ने मिलकर किसका मदद कर दिया? यूनान का। और सब लोग इसका तुर्की का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। सब लोग तुर्की का क्या करने लगे? विरोध करने लगे कि तुर्की तुम सही नहीं कर रहे हो यूनान के ऊपर कब्जा करके। समझ में आया? तो इस तरह से पूरा यूनान वालों ने किसका मदद कर दिया? सब पूरा यूरोप वालों ने किसका मदद कर दिया? यूनान का मदद कर दिया। क्योंकि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहेंगे? यूनान को कहेंगे। समझ में आया? सभ्यता मतलब होता है वहीं से सभ्यता और संस्कृति यूनान से ही निकला था। क्योंकि आपको बताया था यूनान बहुत ही ज़्यादा क्या था? समृद्ध था। शिक्षा का केंद्र कौन हुआ करता था? यूनान हुआ करता था। जिस प्रकार भारत में तक्षशिला था, समझ में आया? नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी प्रकार यूरोप में कौन था? यूनान था। तो सभ्यता मतलब सभ्य लोगों को कहाँ से निकाला गया था? सभ्य लोग मैंने कहाँ से पढ़ के सभ्य बने थे? यूनान से। तो यूनान सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो सभी लोग मिलकर किसका सपोर्ट कर दिए? यूनान का सपोर्ट कर दिए। और इस तरह से वहाँ पे एक लेखक थे जिसका नाम था लॉर्ड वाइडन। क्या नाम था? लॉर्ड वाइडन। लॉर्ड वाइडन इस एथी में क्या हो गए? कूद गए। बोले हम तो यूनान को क्या करेंगे? स्वतंत्र कराएंगे। और इसमें इनका शहादत हो गया। इसमें क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और जैसे मृत्यु हुआ, ये बहुत ही फेमस लेखक थे, यूरोप के बहुत ही ज़्यादा क्या थे? फेमस लेखक थे। और जैसे इनका मृत्यु हुआ सभी लोग क्रांति भड़का दिए। बोले ये छोटा तुर्की, इसको पहले पकड़ो, इधर ले आओ, इधर पहले। समझ आया? तो जगह जगह क्या होना शुरू हो गया? इसका एथी हो गया। अब जब लेखक जैसे हमारा रूस, फ्रांस, इंग्लैंड सब लोग मिलकर तुर्की का विरोध कर दिए। देखिए कितना बड़ा बड़ा रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये तीन बड़े बड़े राष्ट्र मिलकर किसका विरोध कर दिए? तुर्की का विरोध कर दिए। और तुर्की ऐसा ही बेचारा कमजोर पड़ गया है, यूरोप का मरीज कहा जा रहा है, कितना झेलेगा? समझ में आया? और इस तरह से लंदन में एक सम्मेलन हुआ था। लंदन में क्या हुआ था? सम्मेलन। तो 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने किसका विरोध कर दिया? तुर्की का विरोध कर दिया। किस लिए? यूनान को स्वतंत्र करने के लिए। समझ में आया? किसका स्वतंत्रता संग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं? यूनान का। किसका? यूनान का। तो 1819 में अब देखिए 1827 में क्या हुआ था? लंदन सम्मेलन। और आंदोलन क्या था? जारी था। 1829 में एड्रियानोपुल की क्या होती है? संधि होती है। 1829 में क्या होती है? एड्रियानोपुल की संधि होती है। तो क्वेश्चन पूछता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी। इसमें तुर्की अपने आप को क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। बोलता है हम हार मानते हैं, हम क्या करते हैं? यूनान को स्वतंत्र करने के लिए क्या है? रेडी है, यानी तैयार है। तो दिक्कत। और 1832 में कब? 1832 में कुस्तुनतुनिया का संधि होता है। वही कुस्तुनतुनिया जिसका पतन हो गया था। समझ में आया? तुर्की में पड़ता है कुस्तुनतुनिया। समझ में आया? तो कुस्तुनतुनिया में बैठ के संधि किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया का संधि। तो 1832 में कुस्तुनतुनिया में क्या होता है? संधि होता है। और इस संधि के तहत यूनान को क्या कर दिया जाता है? आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये किसका पूरा कहानी था? यूनान का।
यूनान का कहानी का शुरुआत कैसे होता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान बहुत ही क्या था, समृद्ध राष्ट्र था, लेकिन उसको वहाँ का राजा धीरे धीरे क्या होते गए, भोग विलासी। इसका फायदा ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य उठाया और उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कब्जा किया तो राजाओं का नींद टूटा। धीरे धीरे वहाँ के दार्शनिक लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूके। हिटोरिया फिलाइट नामक गुप्त संस्था का क्या हुआ, गठन हुआ। उसमें 1821 में अलेक्जेंडर हिप्स प्लांटी क्या किए, अपने आंदोलन शुरू किए। लेकिन तुर्की को कौन मदद कर दिया, रूस, क्योंकि तुर्की किससे बोला था, मेटरनिक से, और मेटरनिक रूस से बोलकर किसका मदद करा दिया, तुर्की का। और तुर्की ने अलेक्जेंडर हिप्स प्लांटी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने क्या किया, एक क्या थे, लॉर्ड वाइडन ने क्या हुआ, इसका आवाज़ उठाया। जो प्रमुख और दार्शनिक क्या थे, लेखक थे, बहुत ही मतलब फेमस लेखक थे, कहाँ के, यूरोप के। और इसलिए उनका क्या हो गया, उसमें शहादत हो गया। जैसे शहादत हुआ, रूस, फ्रांस और कौन, इंग्लैंड, तीनों ने मिलकर किसका अथी कर दिया, विरोध, तुर्की का। और इस तरह से लंदन सम्मेलन में, उसके बाद से 1829 में क्या हुआ, एड्रियानोपुल की संधि, तुर्की हार मान गया। 1832 में कुस्तुनतुनिया का संधि, और यूनान क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो ये यूनान का पूरा कहानी समझ में आया, यूनान का पूरा रोड मैप समझ में आया। कोई दिक्कत है यूनान में, कहानी याद है? अरे इस कहानी में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारा यूनान था, ये यूनान के बारे में भी पूछता है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया? इसको कैसे लिखिएगा, प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरव में क्या रहा है, इतिहास रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है, पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि का क्या था, केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश में अपना शिक्षा पाकर विकास कर रहे थे, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके ऊपर किसका गुलाम बना हुआ था, ये तुर्की का गुलाम बना हुआ था। इस तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइट नामक गुप्त संस्था का क्या किया गया, गठन किया गया। और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड वाइडन, ये क्या हो गए, शहीद हो गए, जिसके कारण यूरोप में आक्रोश का लहर छा गया। और 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के एक साथ होकर तुर्की का क्या कर दिए, विरोध कर दिए। और 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई और यूनान तुर्की के बीच में क्या हुआ, एक हार, मतलब तुर्की क्या हो गया, हार मान गया। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान क्या कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। और यूनान का राजा किसको बना दिया गया, ऑटो को बना दिया गया। ऑटो नहीं, वो वाला ऑटो नहीं, ऑटो वो वाला ऑटो नहीं है। हाथ देकर जो तुम लोग रुकवाते हैं, ऑटो भगा जाना है, वो वाला ऑटो नहीं। समझ में यार, वहाँ नाम था, समझ में यार, कोई किसी व्यक्ति का नाम होगा ऑटो, उस ऑटो को वहाँ का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। तो जो कहानी आपको बनाए हैं, उस कहानी को आपको हम पूरा शाब्दिक रूप में लिख दिए हैं। अब याद करने में कोई झमेला तो नहीं होगा ना, याद तो हुई गया होगा, कहानी तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, कोई दिक्कत है? तो ये पूरा यूनान का है। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं किसको, यूरोप में किसका किसका एकीकरण हुआ था, तुर्की का एकीकरण होगा, किसका, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ने चलते हैं किसको, एकीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने चलते हैं, एकीकरण के बारे में।